अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 4 अप्रैल को हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाए। इस मकसद के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए और सिक्योरिटी प्लान लेने का कहा गया। एक तरफ वफाकी हुकूमत ने इस फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया, तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर होमवर्क शुरू कर दिया। वफाकी हुकूमत तो 1 मार्च और फिर 4 अप्रैल के फैसले के बाद से ही ये मौक़िफ़ अपना रही है कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात से मुताल्लिक़ फैसला पार्लियामेंट की करारदाद से मुतसादिम है। वफाकी हुकूमत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 3 रुकनी बेंच के अक़लियती फैसले को ज़बरदस्ती अक्सरियत पर नहीं थोपा जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह तक कह दिया कि अप्रैल 4 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर एक बार फिर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने के बजाय मामला पार्लियामेंट में भेजने पर वज़ीर दाखिला राना सलाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत पार्लियामेंट से राय लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म को बुलाएगी तो वो कह देंगे कि हुकूमत काबीना है, काबीना ने मामला पार्लियामेंट को भेजा है। राना सनाउल्लाह ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट पूरी पार्लियामेंट को बुलाकर नाअहल कर दे। राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो शायद 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना हो। वफाकी हुकूमत सूबाई इंतखाबात का इनेकाद नहीं करवाना चाहती, मगर 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना करवा कर क्या जमहूरियत की नाम लेवा इत्तेहादी हुकूमत कोई ऐसी नज़ीर बनाना जा रही है कि इंतखाबात में इल्तिवा सिर्फ फौजी हुक्मरानों का ही नहीं बल्कि मुंतखब शुदा हुकूमतों का भी वतीरा बन जाए। इसी मामले पर सवाल रखेंगे पैनल के सामने। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इसार राना साहब। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए, अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो शायद 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना हो। राना सनाउल्लाह, क्या मुंतखब जमहूरी हुकूमत गैर जमहूरी नज़ीर बनाने जा रही है? हसन साहब। देखें आयशा, बस एकेडमिक किस्म की बातें करते हैं। जमहूरी गैर जमहूरी की आंख मिचोली तो मुसलसल चल रही है। इस आइन के साथ क्या क्या नहीं हो चुका। अब अगर ये भी कर रहे हैं, सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमतें भी ये करती रही हैं, कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं है। खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बेशुमार गैर आइनी बेतुकी हरकतें की थी। जे रहीम की के साथ बदसलूकी से ले के कसूर के कोई MNA थे, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उसकी ना कोई पर्चा ना कुछ और उठा के सारे थाने में। तो ये सारे रवैये चलते रहे हैं, नई बात कोई नहीं है, सीखा भी उन्होंने कुछ नहीं है। मेरा कंसर्न बिल्कुल कुछ और है। बिल्कुल ये जमहूरी नॉन जमहूरी ये वगैरह ये तो आप ही पता नहीं हमने फैशन बनाया हुआ है, इस तरह की बातें करते रहते हैं। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है, इसको यूँ भी चलने दें कि इलेक्शन से फरार कब तक। कहा है ना कि फलां महीने में भी पता नहीं आपने क्या कहा है कि क्या ये तो अक्टूबर में अच्छा नहीं होता भाई, कब तक जी 8 अक्टूबर बकरे की माँ कब तक, खैरहानी कब तक, पता नहीं। इन बदनसीबों की अक्लों पे पर्दे पड़ गए, इन्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि हर गुजरते दिन के साथ इनकी गैर मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, इनका ग्राफ ज़मीं बोस हो रहा है। इससे पहले कि ये पाताल में घुस जाए, इनको होश करना चाहिए। ये जान छुड़ाएं अपनी, वो नहीं रुकता, वरना फिर क्या होगा। आप जिसे जान छुड़ाना कह रहे हैं, मैं हसन साहब आपको याद दिला दूं कि गुज़िश्ता साल सितंबर में सदर PDM जो है मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने एक जुमला दिया था गुफ्तगू में, एक्सटेंशन देने वाली पार्लियामेंट को एक्सटेंशन क्यों नहीं मिल सकती। आप जो कह रहे हैं ना कि कब तक, वो पता नहीं क्या सोचे बैठे हैं। ओहो आयशा, ये मुल्क नहीं है, ये मासीदा वेड़ा है। मैंने कल के आपके प्रोग्राम में अर्ज किया कि आइन साजों के जरा उनकी शक्लें, उनके नाम, उनके पस मंजर तो देखो। इस आइन देखो, मैं पहली बार ये बात नहीं कर रहा, मेरे 30 साल के कॉलम सारा 13 किताबों पे मुश्तमिल है। मैं हमेशा कहता रहा ये आइन ही जमहूरी नहीं है, चूंकि ये जमहूर के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, जमहूर की इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। इस हाथ से देख के उस हाथ से सब कुछ वापस ले लिया इन जालिमों ने, और आम आदमी को समझ, हमें एवं दानिशवरी रिड़कते रहते हैं। और जिन लोगों के पास इख्तियार इक़्तिदार होता है, वेदर दे आर सिविलियंस और दे आर फौजीज, इसके साथ क्या किया है। ज़ियाउल हक का एक ही सच है, याद रखना पूरी जिंदगी में, कि ये आइन क्या है, चंद
कागजों पे मुश्तमिल एक चीथड़ा, इससे बेहतर तबसरा उस इकलौता सच जो उस आदमी ने बोला अपने 9 साल। क्या दिया है साइन ने मुल्क को? भाई कागजों में लिखा हुआ है, मैं इससे बेहतर शायरी कर देता हूं। ये क्या बात हुई? लोगों को यानी तारीख में पहली बार आटा मुफ्त दे रहे हैं, ये प्राइड है इनका। वो तारीख में पहली बार भूख भी तो इस तरह की पहले नहीं पड़ी कभी। ये तो जंगों में नहीं हुआ, ये तो कहत में नहीं हुआ। को खुदा का खौफ करो, इनके जमीर मुर्दा हैं। अदालत को कहना पड़ा, हाई कोर्ट को, क्या खुदा का वास्ता क्या कर रहे हो तुम? सड़कों पे लोगों की तजलील कर रहे हो, तौहीन कर रहे हो, उनको गाली दे रहे हो। तो आइन पता नहीं कौन सा आइन भाई, आप दानिश्वरों को बेहतर पता होगा। मैं जिस आइन से वाकिफ हूँ, आइन तो है हसन साहब, माने ना माने आइन तो है जिसने बांधा हुआ इतने सालों में। आइन तो है जिसको तोड़कर आमरीत आती है। आइन तो है जिसको अदलिया से ठप्पा लगवाकर हुकूमत की जाती है। ओ भाई छोड़ो इस बात को, मोटी बात करो। मैं सादा आदमी हूं। माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। माँ अगर बच्चे छोड़ के आशिक के साथ मफरूर हो जाए, उसके पैरों के नीचे जन्नत होती है? वो नहीं, लफ्ज नहीं होते, एक कैरेक्टर होता है, रवैया होता है। माँ में ममता है तो उसके पैरों के जन्नत तो फिर भी माँ के पैरों तले होगी। फिर हसन साहब आप कुछ भी कह लें, दुनिया तो जज नहीं करेगी ना। रब ने जब जन्नत रख दी तो माँ के पैरों तले रहेगी। नहीं होगी। जो अपने बच्चों को कत्ल करके भाग जाए, नहर में डुबो दे, उसके पैरों के नीचे जहन्नुम है। गलत है। ये क्या बात है सर? फिर ये तो फैसला करने वाली जात और है। कर लो, ठीक है। चले जी, हसन साहब कह रहे हैं कि जमहूरी होना फैशन है और ठीक है जी, ठीक है। मगर वो कह रहे हैं कि इलेक्शन से फरार कब तक? आखिर रिडिकुलस मसला तो इलेक्शन है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफसार साहब, एक राना सना का बयान कि अगर इमरान खान का रवैया यही रहा, सर वो भी गलतियां हैं ना कहीं ना कहीं। अब हम इस बात में जाएंगे तो आगे कहाँ बढ़ पाएंगे अगर पीछे देखते रहेंगे। आपकी तारीख आयशा सुने, आखिरी लफ्ज़, आखिरी जुमला जी, आपकी पूरी तारीख ब्लंडर्स और सरेंडर्स की है। करो चैलेंज। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल ब्लंडर्स है। बात यह कि ब्लंडर्स करने वालों को सजाएं ना मिली हैं आज तक। अगर सजाएं पहले दिन से दी गई जाती तो ब्लंडर्स ना होते। अफसार साहब, राना सना का ये कहना कि अगर इमरान खान का रवैया यही रहा तो शायद 8 अक्टूबर को इंतखाब ना हो। एक फजलुर रहमान साहब का बयान है गुज़िश्ता साल का सितंबर का कि एक्सटेंशन देने वाली पार्लियामेंट को एक्सटेंशन क्यों नहीं मिल सकती। सर ये जो जमहूरी इत्तेहाद इकट्ठा हुआ है, ये जो जमहूरियत के लिए आए हैं, ये खुद क्या करना चाह रहे हैं? खुद क्या प्लान करके बैठे हैं? जमहूरी इत्तेहाद आपने कहा है तो राना सनाउल्लाह के एक बयान को या मौलाना फजलुर रहमान ने 1 साल पहले जो बात की है, उसकी बुनियाद पे मैं आज से 6-7 महीने बाद कोई अजम्पशन है कि ये होगा तो उस पर मैं तबसरा करूँ, मुझे मेरी नाकस अकल इतनी दूर तक नहीं जा सकती। तो मैं एक अजम्पशन पे तबसरा नहीं करूँगा। और फिर भी एक राना सनाउल्लाह पूरा PDM नहीं है। PDM में बहुत सारी जमातें हैं, उन सब के अपने अपने मौक़िफ़ हैं। वो उस वक्त जाके क्या मौक़िफ़ लेते हैं और क्या करते हैं तो तब मुनासिब होगा। लेकिन राना सनाउल्लाह ने एक और बात भी कही है, जो भी आपने जिक्र जिसका किया, कि अगर इमरान खान का रवैया यही रहा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम 8 अक्टूबर जो आज से शायद 6-7 महीने बाद आनी है, उस अजम्पशन पे तो हम बात कर रहे हैं, हम इमरान खान के रवैये पे बात क्यों नहीं कर रहे जो मौजूदा हालात में हमारे सामने है, जो प्रेजेंट में है। क्या हम सब समझते हैं कि उनका रवैया बिल्कुल ठीक है, जमहूरी है और वो मुज़ाकरात पे संजीदा हैं? और वो कैसे मुज़ाकरात पे संजीदा होंगे जब वो जिनसे मुज़ाकरात करने हैं उनको वो चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, गद्दार कहते हैं, और फिर आप किसी के मुंह पे जाके ये कहें और फिर आप कहें कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, तो कौन आपको सीरियस लेगा? तो ये रवैया जो है जमहूरी होना ये बहुत ज़रूरी है। हसन निसार साहब ने एक बात की, मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। उन्होंने कहा कि बच्चों की माँ भाग के किसी और से शादी कर ले। ये मेरा ख़्याल है कि मिसोजिनिस्टिक किस्म का तबसरा था और वैसे भी लोग इसको गलत भी समझ सकते हैं। ख़ास तौर पे जब आप देखें सियासत में होता ही है कि एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। अब जो इल्ज़ाम इमरान खान साहब दूसरों पे लगाते हैं चोरी और डाके का, यही इल्ज़ाम तो इमरान खान साहब की बीवी पिंकी पीरनी पे और गोगी पे भी है।
और क्या उन पे इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने इस तरह किया? तोशा खाना का इल्ज़ाम, तोशा खाना का केस चल रहा है इमरान खान पे, उसमें तोहफ़ा ले जाना असल इशू नहीं है। उसमें इशू ये है कि इमरान खान साहब ने तोहफ़ा ले गए, वो मार्केट में बेच दिया, जाली रसीदें वहाँ से ली और उन जाली रसीदों पे एक लो प्राइस कोट की PM ऑफिस में और वो प्राइस पे की, और जो बेच के जो पैसे उन्होंने वहाँ से लिए वो किसी अकाउंट के ज़रिए उनके पास नहीं आए, और जब आए उन्होंने 2 साल उसको डिक्लेयर नहीं किया, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में छुपाया, फिर जाके डिक्लेयर किया। ये उनके ऊपर तोशा खाना का इल्ज़ाम है। फिर फॉरेन फंडिंग का केस है, फिर टीरियन वाइट का केस है। तो ये जो है ना इल्ज़ामात तो दोनों तरफ एक दूसरे पर लगाते हैं, तो फरिश्ता कोई भी नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त। अफसार साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं वापस जरा डिबेट पर सवाल आपसे सर दोबारा रखूं। इल्ज़ामात दोनों तरफ हैं, करप्शन चार्जेस भी दोनों तरफ हैं, चोरी डाके की बात भी दोनों तरफ की जा सकती है। इसको एक तरफ रखते हुए मैं अपने उसी सवाल को रिफ्रेश करूंगी आपके लिए। इत्तेहादी हुकूमत इंतखाबात में इल्तवा क्यों चाह रही है? इमरान खान की मकबूलियत या किसी और का खेल खेला जा रहा है? अफसार साहब, मुझसे पूछा आपने? अच्छा सॉरी जी बिल्कुल सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं ना दिया। आपने कहा कि मैं अजम्पशन पे क्यों जाऊं, तो मैंने सवाल रिफ्रेश कर दिया आपके लिए। ठीक है, जिसकी भी गेम है, कम से कम PDM का अपना सियासी जो बचाव है वो इसी में है। वो पूरे मुल्क में इंतखाबात क्यों करवाएं जब अभी टेन्योर रहता है इन असम्बलीज़ का, बलूचिस्तान असम्बली का, सिंध असम्बली का, कौमी असम्बली का, KP असम्बली का। तो हमें समझ नहीं आ रही उसका फ्यूचर क्या है। उस पर ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई फ़ैसला दिया है, ना हाई कोर्ट उस पर सुन रही है। पंजाब असम्बली पे सारा झगड़ा हो रहा है, पंजाब की हुकूमत पे सारा झगड़ा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी मकबूलियत तो कम हुई है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। और जो उन्होंने किसी और के कहने पे रियासत बचाने आए थे, सियासत अपनी उन्होंने नहीं बचाई, तो सियासत नहीं बची, रियासत बची है या नहीं बची, ये आपके भी सामने है, जो उनको लेके आए हैं उनके भी सामने है। तो असल देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इंतखाबात होने चाहिए और होने हैं। इंतखाबात के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, चाहे कोई भी आ जाए उन इंतखाबात के नतीजे में, और वो आके इस मुल्क के साथ कुछ भी कर ले। लेकिन यहाँ पे मेरा हसन निसार साहब के साथ इत्तेफाक है कि इंतखाबात ही इलाज है, लेकिन मेरा इख्तलाफ उनसे ये है कि आइन जो है ना, वो उसमें कसूर आइन का नहीं है, आइन को चलाने वालों का कसूर है। आइन ही की वजह से मेरा ये ख्याल है, कम से कम, और गलत भी हो सकता है, कि मैं समझता हूँ इसी आइन ने बकिया मुल्क को इकट्ठा रखा हुआ है। जो आज हमारे पास मुल्क है, जो हमारे पास मुल्क है ना इस वक्त, उस आइन की वजह से और पार्लियामेंट की वजह से कि छोटे सूबे जो है कम से कम अभी भी समझते हैं कि शायद हमें हमारा हक मिल जाए इस आइन के जरिए। जिस दिन उनकी ये उम्मीद टूट गई, उस दिन ये खुदा ना खास्ता भी टूट जाएगा। अल्लाह रहम करे। शहजाद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी और मई में सूबाई इंतखाबात के दंगल में उतरने को तैयार नहीं, तो 8 अक्टूबर तक ऐसा क्या मौजज़ा हो जाएगा कि इंतखाब की तरफ बढ़ जाएंगे? देखिए, बहुत बड़ा इम्तिहान है। आपने जमहूरियत पे सवाल पूछा। मेरे ख्याल में अगर आप 75 साल का जमहूरी रिकॉर्ड देख लें, तो ऐसे मौक़ों पे आम तौर पे आज से कोई 15-20 साल पहले, 25-30 साल पहले, जब ऐसा ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्डर होता था जिस तरीके से आज पाकिस्तान में है कि हर किस्म का हर शोबा ही एक तनज़्ज़ुली की तरफ चला गया है, बल्कि तनज़्ज़ुली की तरफ बिल्कुल आखिरी हदों को छू रहा है, तो आम तौर पर फौज आ जाया करती थी किसी न किसी शक्ल में, या वो 90 की दहाई की तरह बीच में आर्बिटर बन के किसी को उधर भेज दिया, घर भेज दिया, नया इलेक्शन करवा दिया, या 4 मार्शल लॉ की तरह या 3 मार्शल लॉ की तरह मार्शल लॉ लगा दिया और कहा कि आप इस काबिल नहीं है कि आप इस मुल्क को चला सकें। इस दफ़ा ये हुआ कि जब आप इस किस्म के मसाइल में घिरे हैं, तो उस वक्त आपने विद इन दी पार्लियामेंट एक तब्दीली लेके आए। अब वो किस तरह से एनकरेज की गई थी, कौन लेके आया, कौन करवाने वाला था, क्या उसमें शख्सी मसाइल थे पीछे उसके द बैकड्रॉप, या कोई और वजह थी, लेकिन उसका जो ज़ाहिरी शक्ल थी वो आपको जमहूरी तरीके से मिली। तरीका जमहूरी था जिस तरीके से लाया गया। हाँ, आज आप ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट कमज़ोर है, आप ये कह सकते हैं कि जमहूरियत कमज़ोर है, आप ये कह सकते हैं कि जमहूरी रवैये बिल्कुल ख़त्म होकर होने को आ गए हैं, इतने कमज़ोर हैं। उस वक्त अगर हाइब्रिड रिजीम चल रही थी पिछले 3.5 साल, 3.25 साल, तो ये वाली जो रिजीम चलेगी, 1.5 साल चले, साल चले, 2 साल चले, इसको हम क्या नाम देंगे? शेपरॉन रिजीम। अच्छा, तो आज हमें इसका भी नाम ढूंढना है उन हालात के अंदर जिसमें हम कायम हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है कि जो जमहूरी रवैये जिस तरीके से होने चाहिए वो बिल्कुल जाहिर नहीं हो पा रहे हैं।
आप एक ऐसी नज़ीर छोड़ के जा रहे हैं कि आप लोगों के दिलों में ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जमहूरी लगता तो नहीं है तरीका। अगर उसको अपर क्रस्ट में इंटरेक्शन है वही समझा जाए, उन लोगों को रिटर्न छोड़ दें, लोगों के हालात क्या हैं, उनको खाना कब मिलेगा, उनका हिस्सा कब मिलेगा, छोड़ दीजिए। वही जमहूरियत जो कि आज तक 75 साल चली, इवन उसके अंदर भी बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं और लोगों के दिलों में, और बहुत सारे जो समझ बूझ वाले लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं कि क्या तमाशा लगा हुआ। जहां जमहूरियत तमाशा बनने का खतरा हो वहां पर ऑफ कोर्स एक नज़ीर भी ऐसी गलत बन जाती है कि आइंदा आने वाली हुकूमतें इसको इस्तेमाल कर सकती हैं और बड़े सवाल पैदा होंगे। आपके ऊपर आईनी मसाइल आएंगे, आपके ऊपर अदालती मसाइल आएंगे, और सबसे बढ़ के इमरान खान के पास इस सिचुएशन के लिए क्या जवाब है। यानी इतना बेबस कर दिया इमरान खान या उसकी सियासी सोच को कि वो किसी तरीके से उसका जवाब कर नहीं पा रहा। दो ही जवाब है ना, कि या फौज आ जाए मेरी मदद करे, या फिर मैं एक इनकलाब लेके आऊं। मैं इनकलाब आने को है क्योंकि इनकलाब वाले हम हैं नहीं, और फौज जो है उसने फैसला कर लिया। तो या ये कि आप एक उस हकीकत को समझें कि जहां सब आपके खिलाफ खड़े हो जाएं तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको खिलाफ नहीं करना तो बैलेंस ऑफ पावर का एक असूल है, कुछ लोगों को साथ जरूर रखो ताकि उनके साथ बल्कि आपका थोड़ा सा पलड़ा भारी रहे, ताकि आपकी बात सुनी जाती रहे, वरना आप बिल्कुल गेम से आउट हो जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि ना सिर्फ जमहूरियत कमजोर हो रही है, हमारी मिसालें कमजोर हो रही हैं, और आगे आने वाली हुकूमतें शायद इसको गलत तरीके से इस्तेमाल भी करेंगी। ठीक है इसार साहब, आगे बढ़ने से पहले शहजाद साहब ने एक जगह पे कंक्लूड किया, सियासी अप्रोच की बात की। दो ऑप्शंस उन्होंने कहे कि एक तो इनकलाब है जो कि होना नहीं है, और दूसरा है कि फौज आगे आए। तो इसका मतलब है तो फिर ऑप्शन तो एक ही बच गया, क्योंकि इनकलाब तो आना नहीं है। ऑप्शन जो है कि जो हो सकता है या नहीं हो सकता वो फौज का है। तो इसमें सियासी अप्रोच आपको दिखती है कहीं है वहाँ पीटीआई के पास मौजूद? देखिए अभी आपने एक सवाल भी किया, वो भी बड़ा मुदल्लिल है कि आपने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत से डर गए हैं या किसी और का खेल खेला जा रहा है। पर इतनी ही बात है, इन दोनों सवालों के अंदर ही असल गेम मौजूद है कि या तो वो इमरान खान, उन्हें पता है इलेक्शन होंगे, तो इमरान खान तो क्लीन स्वीप कर देगा, और मकबूलियत क्या कबूलियत के बगैर काम कर जाएगी। हाँ, ये बड़ा बात आपने की कि कबूलियत, अब कबूलियत कहाँ कौन से दर पे होनी है, वही जो किसके दर पर कबूलियत होनी है, ये अब एक दफा फिर हमें तय कर लेना चाहिए कि किसके दर पे कबूलियत होगी, और वहां पे जाके वोट को इज्जत दो। आप भूल गए शायद, दर 2018 भूल गए आप, मेरा ख्याल। नहीं, वो मैं तो फिर अगर इस तरह आएंगे तो मैं 1990 से शुरू हो जाऊंगा ना, शुरू करें फिर 1990 से शुरू हो जाऊंगा कि कोठियां कैसे बनवा के दे के बाजार से मिली, फिर तो मैं वहां से आ जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, वहां से आए। हाँ, और दूसरी चीज ये कि जो राना सनाउल्लाह का बयान है बड़ा मजेदार है कि अगर इमरान का रवैया ऐसा रहा, कि इमरान का रवैया क्या है कि कौमी असेंबली के ताले में वो कोई एल्फी डाला है, पीडीएम को टक्कर मार दी है उसने, को टीटी पकड़ी गई है बाहर भेजने वाली, क्या रवैया है? वो क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है कि आइन को घर भेज दो, अपनी मर्जी के लोगों को पार्लियामेंट में बुला के उनसे खिताब करवा दो, चाहे वो जमहूरियत के मुंह पे जितनी मर्जी कालक मली जाए उस इकदाम से। क्या कह रहा है? क्या रवैया है उसका? वो ये कह रहा है ना कि अवामी मैंडेट लें, ठीक है ना, वो ये कह रहा है ना कि अवाम से पूछ लें कि कौन हुक्मरान होने चाहिए। अगर ये रवैया बदतरीन है और इसके नतीजे में इंतखाबात 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे, तो वो आप कभी भी ना करें। आप कह दें कि जी नहीं साड़ी मर्जी है, ऐसी जदों मर्जी कह तो यही रहे, वो कह तो यही रहे, कह ये रहे, लेकिन वो मान नहीं रहे। वो असल में ये कह तो रहे लेकिन वो मानना नहीं चाह रहे। और दूसरी चीज़ ये मैम, ये जो आपका सवाल है ना कि मुंतखब जमहूरी हुकूमत की गैर जमहूरी नज़ीर बनने जा रही, इससे क्या गैर जमहूरी नज़ीर होगी कि कल जो पार्लियामेंट में होता रहा, कहीं जमहूरियत में दुनिया के कहीं नज़ीर ऐसे मौजूद है पार्लियामेंट में? कल पार्लियामेंट ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी दिन पार्लियामेंटेरियन सुप्रीम कोर्ट में जाके उनकी कुर्सी पे बैठ के कहें जी आज हम फैसले करेंगे। मेरा ख्याल से इसकी करेक्शन कर लें, वो पार्लियामेंट का एक तो इजलास नहीं चल रहा था, उस फ्लोर को डिक्लेयर किया गया था खुसूसी कन्वेंशन इजलास था, वो मुश्तरका बाद में हुआ। नहीं जो सर, जिसका आप कह रही हैं वो बाद में हुआ, उससे पहले उसको डिक्लेयर किया गया था। वहां पर सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद मौजूद थी, यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स इन्वाइटेड थे, अदलिया को भी इन्वाइट किया गया था। अब से कुछ देर पहले मैं इस चीज को क्लियर कर रही हूँ, काजी फायज ईसा का बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से उनके पूरे का पूरा नोट भी आ गया, जिसके अंदर उन्होंने खुद और उनके स्टाफ ने 2 बार तसल्ली की कि आइन और आइन के मामलात पर गुफ्तगू होगी। और उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि आप तकरीर करेंगे, उन्होंने मना किया, मैं तकरीर नहीं करूंगा। उन्होंने ये कहा है अपने उस नोट के अंदर कि जब वहां पर सियासी तकरीर मेरी मौजूदगी में हुई तो फिर मुझे क्लियर करना पड़ा वहां पर। इससे हटकर इस बात को खुद स्पीकर कौमी असेंबली ने क्लियर किया है कि खुसूसी कन्वेंशन आइन को सेलिब्रेट करने के लिए साहब कहते हैं, तो मैं उसे तस्लीम करता हूँ क्योंकि वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़िज़ जज हैं। लेकिन एक दिन हम महफिल समा में हमारा एक दोस्त पहुंचा
तो उसने कहा मैं तो समझा था कि कवालियां नहीं होंगी यहाँ, तो मैंने कहा तो महफिल समा में और क्या होता है। सर मैं फिर आपको करेक्शन के लिए चीफ जस्टिस जुबाली साहब थे, अगर सियासी बात नहीं होगी तो क्या होगी? पार्लियामेंट के इजलास से सर देखें तो बिला वजह की तनकीद तो अपनी जगह पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान अनवर ज़हीर जमाली गालिबन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उन्होंने मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास से खिताब किया हुआ है। और अभी साकिब निसार साहब की तो मेरे ख्याल कल से अब तक आप भी देख चुके होंगे कितनी तस्वीर किन किन जगहों की उस वक्त की हुकूमत के लोगों के साथ मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कंटेंट पे हम इसको हमें कहीं किसी पे पार्टी नहीं बनना चाहिए, पार्टी एग्जैक्टली नहीं है, कंटेंट पे किसी को भी किसी जगह पे भी अपने ओहदे का एहतराम करते हुए पार्टी नहीं बनना चाहिए। ऐसे लोगों में नहीं बैठना चाहिए जिनके केसेस वो सुन रहे हो। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कल कहा भी है, फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा कि यहाँ जो लोग बैठे हैं मैं उनका कल केस सुनूंगा, उनके खिलाफ भी फैसला दूंगा और वो मुझ पर तनकीद करेंगे और कर सकते हैं। ये उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस। मैंने अपने दोस्त को भी कहा कि तुम महफिल समा में है तो कवालियां ही होंगी ना यहाँ, और क्या होगा। भारत मैं ये समझता हूँ कि देखें पाकिस्तान को अगर आपने जो अफसार साहब भी कह रहे हैं, हसन भाई भी कह रहे हैं, आप भी कह रही हैं, आप भी कहती हैं अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, बिल्कुल अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, लेकिन हमारे जो अमाल हैं उनके तो हमें जवाब देना पड़ेगा, उन अमाल का तो हमें जवाब देना पड़ेगा जो करोगे फिर। और जो हसन भाई कह रहे हैं कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, तो जो जन्नत की वो बात कर रहे हैं वो जन्नत है जो माँ अपने बच्चों के साथ जुड़ के मर जाती है। उस माँ की बात नहीं कर रहे जो अपने बच्चों को सर मेहरबानी करें, माओ को जज नहीं करें, रब की जात ऊपर। एक तो हमारा अलमिया ये भी है कि हम यहाँ बैठकर खुद फतवे और फैसले दे देते हैं। माओ को जज मत करें, माओ को जज मत करें किसी भी सूरत में। हमें नहीं आइडिया है कोई माँ कहाँ पर किस तरह खड़ी होगी, मेरा ख्याल है माओ को जज नहीं। ये माँ रियासत सुतेली माई है ना, जिसकी वजह से बच्चे भूखे मर रहे हैं, बिल्कुल जज, ठीक है ना। जो 23 करोड़ भूखे मर रहे हैं और उनके ऊपर बैठे हुए लोग कहते हैं कि मुझे तो याद नहीं मैंने गाड़ी कब ली थी। बिल्कुल, इसके लिए जरूरी है कि जो कुछ आइन में लिख दिया गया उसके मुताबिक इदारे अपना काम करें और अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें, क्योंकि आइन ही वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो अवाम और रियासत के दरमियान मौजूद है। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और अहम मामला, रियासत की एक और अहम पॉलिसी जिससे पीछे हटे और आज फिर हम मुश्किल में हैं, आखिर क्यों, इस ब्रेक के बाद। स्ट्रेट टॉक में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि कल अदम टीटीपी के रहनुमाओं की पाकिस्तान में दोबारा आबादकारी इमरान खान हुकूमत की हिकमत अमली थी और इस आबादकारी को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी, लेकिन कल अदम टीटीपी के रहनुमाओं की पाकिस्तान में दोबारा आबादकारी की हिकमत अमली नाकाम हो चुकी है, क्योंकि कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तालिबान के साथ को एग्जिस्ट करने को तैयार नहीं है। वो तालिबान की वापसी के खिलाफ मुसल्लह एहतजाज कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अपने पूरे सियासी करियर में तालिबान के नजरियाती तौर पर हामी रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को इस बात को इसलिए भी माना जा सकता है कि इमरान खान खुद तालिबान से मुज़ाकरात के हामी रहे हैं। वो कह चुके हैं कि अफगान तालिबान के बरसरे इख्तिदार आने के बाद उन्हें कलअदम टीटीपी को वापस पाकिस्तान लाकर आबाद करना पड़ा। यही नहीं बल्कि वो ये भी कह चुके कि अगर उनसे मुज़ाकरात नहीं होते तो उनके पास बंदूक उठाने के सिवा कोई चारा नहीं था। इमरान खान दौर में तालिबान से बैकडोर मुज़ाकरात होते रहे हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस में सेनेटर्स के बारहा मुतालिबात के बावजूद उन राबतों के बारे में आगाही नहीं दी गई। ख्वाजा आसिफ ने हालिया होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात में भी कलअदम टीटीपी के मुलव्विस होने का इजहार करते हुए ये वाज़ेह किया कि अफगान तालिबान अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने में नाकाम रहे हैं। इससे पहले कौमी सलामती काउंसिल के इजलास के बाद जारी एलामिया में भी ये कहा गया था कि कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया लहर को टीटीपी के साथ नरम गोशा और अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा करार दिया है, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों को बिला रुकावट वापस आने की न सिर्फ इजाज़त दी गई बल्कि टीटीपी के खतरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा कर दिया गया। वापस आने वाले इन खतरनाक दहशतगर्दों और अफगानिस्तान में बड़ी तादाद में मौजूद मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मदद मिलने के नतीजे में मुल्क में अमन इस्तेहकाम मुंतशिर हुआ है। रियासत ने एक पॉलिसी ली थी जी, और फिर उस पॉलिसी के ऊपर एक यू टर्न हुआ और अब ये एहसास हुआ कि जो हुआ वो गलत हुआ। सवाल आप सबके लिए इस तरह से, 2014 की वाज़ेह रियासती पॉलिसी के बावजूद कलअदम टीटीपी की तरफ नरम गोशा क्यों पैदा किया गया? शहजाद साहब। थोड़ा सा ख्वाजा आसिफ साहब ने जितनी बातें की हैं उसमें काफ़ी हद तक सदाकत है, सिर्फ इसके कि सिर्फ इमरान खान इसका जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार तमाम की तमाम पार्लियामेंट या पार्लियामेंट्री पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं और पार्लियामेंट भी है जिनको कि ब्रीफ किया गया पार्लियामेंट के अंदर आर्मी चीफ और गालिबन DGISI की तरफ से भी या उनके बाकी जो लोग थे। शायद मुझे याद पड़ता है इन कैमरा सेशन था जिसके अंदर ब्रीफिंग हुई और फिर इनकी अलहदा मुलाकात हुई जिसके अंदर ये भी बताया गया कि ये काम वो क्यों कर रहे हैं।
अच्छा, इससे कतई नज़र कि ये ठीक था या गलत था, माफ़ कीजिएगा, लेकिन इससे ये कहना कि सिर्फ इमरान खान की सोच अपनी जो भी रही हो, जो भी पहले रहा हो, लेकिन अभी ये वाला जो फैसला था इसके अंदर इमरान खान, ऑपोजिशन पार्टीज, और इसमें ये एक मीटिंग के अंदर आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चंस उठाए इस पॉलिसी के बारे में। बासूरत वो चूंकि सब लोग शामिल थे, PMLN भी शामिल थी, बाकी पार्टियां भी थी, इस वजह से इसको स्टेट पॉलिसी समझ के इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन आपको अंदाजा हुआ कि गलत पॉलिसी हुई क्यों? 2-3 वजूहात हो सकती हैं जो नजर आती हैं। एक तो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात और उसकी पॉलिसी, यानी जहां पर ये कंट्रोल में नहीं आ रहे और आप बार बार तालिबान जो अफगानिस्तान के हैं उनको ये कह रहे हैं कि आप अपने मामलात को संभालें, इनको संभालें, वरना ये हमें कुछ ना कुछ इनके खिलाफ करना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने कुछ एक्शंस लिए भी। जब आप किसी की सरजमीन पे जाके कोई एक्शन लेते हैं और वो फॉर्मल एक्शन होता है तो उसको हमला तस्वर किया जाता है। इससे अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामलात में मसले बढ़ना शुरू हो गए थे। तरीका ये किया, उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने कहा कि जी आप इनसे बातचीत करें और अगर हम अमेरिका के साथ बातचीत करके मामलात को कर सकते हैं तो ये तो एक ऐसी कहानी है जिसको हमें मद्देनजर जरूर रखना चाहिए। इसकी सोच के तहत वो मुज़ाकरात हुए। दूसरी बात, इतना बड़ा पॉलिसी रिवीजन जब आप करते हैं तो आपको सिर्फ 1 या 2 लोगों की सोच, उसमें मैं नहीं कहता कि जनरल बाजवा या जनरल फैज या 2-4 और लोग जो उनके सबऑर्डिनेट्स थे उनकी सोच के हिसाब से ये फैसला किया गया। मेरा ख्याल है इसको वाइड ओपन कर देना चाहिए, इसकी बहस मीडिया में होनी चाहिए, इसके ऊपर लिखा जाना चाहिए, इसके ऊपर थिंक टैंक्स के अंदर गुफ्तगू होनी चाहिए। और फिर जब आप इस तरीके से एक मिजाज, जब यमन को खिलाफ जब सऊदी अरेबिया ने कहा कि आप अपनी अफवाज भेजें, हमारी मदद कीजिए यमन के अंदर, तो बड़ी वाज़ेह तौर पर एक पहले बिल्डअप हुआ उसका, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में मामला गया और फिर ये कहा गया कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक कंबाइंड कॉम्पोजिट सोच डेवलप हुई मुल्क के अंदर। ये काम नहीं हुआ इस मामले में। दूसरी बात, इसी तरीके के और मसाइल होते हैं। हम कभी इंडिया के बारे में, कभी कश्मीर के बारे में एक रवैया, एक सोच, लेकिन ये बहस को उठना चाहिए, ये बहस करते रहना चाहिए। और एकदम से ये नहीं कि आज ये लीडर बना अपनी लेगेसी की खातिर इतनी बड़ा पॉलिसी रिवीजन कर गया कि उसके असरात आज कोई और भुगत रहा है। हमने जब गलतियां की हैं किसी एक शख्सी हुक्म, शख्सी फैसला, शख्सी सोच के तहत किया है और उसको जब हमने वाइड नहीं खोला, ये लोग बड़े अक्लमंद हैं जो ये इन बातों पे बहस करते हैं और एक समझ रखते हैं। मेरा ख्याल है कि वो बहुत बड़ी कमी रही इन चीजों के अंदर जिसकी वजह से ये मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है हसन साहब, ये वाज़ेह रियासती पॉलिसी ली गई 14 में और उसके बाद फिर दोबारा उसी मामले को लेकर नरम गोशा क्यों पैदा किया गया? देखें आयशा, मैक्रो लेवल पे अगर आप देखो तो ज़िंदगी में नरम गर्म गोशे साथ साथ चलते हैं। मतलब कल अगर आप पूछें कि पहले इमरान के लिए नरम गोशा था तो अब सख्त और गर्म गोशा क्यों हुआ? सिंपल भाई, जिस तरह मौसम के साथ लिबास बदलता है, हालात के साथ ख्यालात बदलते हैं और बाज़-औक़ात बज़ाहिर पसपाई, रिट्रीट दरअसल यलगार का पेश खैमा होती है। तो मैं नहीं जानता, आई एम नॉट एन इनसाइडर, इसका सही जवाब इनसाइडर ही दे सकता है। आई डोंट नो ये क्या है, स्ट्रेटजी है, डिसीट है, क्या है? टेम्पररी है, मुस्तकिल है, मुस्तकिल है तो कितना का मुस्तकिल है, टेम्पररी है तो कितना टेम्पररी है। सो एटलीस्ट आई एम नॉट केपेबल ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। अब सार साहब, आपकी राय में एक ऊपर पॉलिसी रिवीजन का भी इस्तेमाल हुआ और हसन साहब इसको स्ट्रेटेजी और रीट्रीट भी कह रहे हैं कि बेहतर पता होगा जो लोग इनसाइडर होंगे, लेकिन एक ऐसा मामला इसको दूसरी तरह रखा जाए जहां हमने बहुत नुकसान उठाया कई साल, कम से कम 2007 से लेकर 14 तक जब तक APS हुआ, कितनी जानें कुर्बान हुई, अरबों का नुकसान मुल्क ने उठाया, हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात हों, दुनिया के सामने हमारा नाम लिया जाए तो लोग खौफजदा हो जाएं। फिर एक पॉलिसी बनाई गई, लेकिन चंद ही सालों में उस पॉलिसी को फिर एक तरफ रखकर हम वापस वहां, अब फिर हमें 4 साल या 3 साल में एहसास हो कि वो गलत था। इसको क्या कहा जाएगा, क्यों किया गया ऐसा? इसको हम खुदगर्जी और मुनाफकत कहेंगे, और अगर आप मुझे खुल के बात करने की इजाज़त दें तो मैं इस पर बात करता हूँ। जो 2 वजूहात हैं, एक तो ये है कि किसी ज़रख़ेज़ दिमाग में कॉम्पल फूटी कई दहाइयों पहले कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का 5वां सूबा होना चाहिए। वो जो कॉम्पल फूटी है ना, वो कभी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, बाहर से चपेड़ें पड़ती हैं तो वो कॉम्पल जो है दोबारा ज़मीन में चली जाती है, फिर थोड़े से पैसे आते हैं, हमें होश आती है, अफतारी के बाद चाय के 2 कप पी के हम बड़े फ्रेश और
अपने आप को मैस्कुलिन समझना शुरू हो जाते हैं, तो हम फिर अफ़गानिस्तान 5वां सूबा बनाने के मिशन पे चल पड़ते हैं। आप ये नहीं सोचते कि हमारे 4 सूबे हैं, एक आज़ाद कश्मीर है, एक गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ के लोगों को तो हम मोहब्बत से साथ रख नहीं पा रहे। हम पूरे मुल्क में हर साल हम नया एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करते हैं अपने सूबे को साथ रखने के लिए, लेकिन ख्वाहिश हमारी ये है जहाँ बानी की कि हमने अफ़गानिस्तान को 5वां सूबा बनाना है। उस पर मुझे हबीब जालब का वो शेर याद आता है कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। अब ये मैं कैसे समझाऊं उन लोगों को जो 2014 में जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म था, जनरल राहील शरीफ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि हम अपने ऊपर तवज्जो दें और एक वो एक्शन प्लान था, नेशनल एक्शन प्लान, वो पूरा डिवाइस हुआ, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई। लेकिन फिर वज़ीर-ए-आज़म भी बदल गए और चीफ़ ऑफ आर्मी साहब भी बदल गए, फिर ये नई पॉलिसी आ गई, फिर 5वां सूबा बनाने का खुमार चढ़ गया। दूसरी वजह इसकी ये है, मैंने कहा 2 वजूहात है। दूसरी वजह ये है कि वी वांट टू बी अ रीजनल बैड एस विदाउट बीइंग अ बैड एस। बैड एस होने के लिए आपको लड़ना पड़ता है, आपको कुसून मारने पड़ते हैं, कुसून खाने पड़ते हैं, आपको सर खुलवाना पड़ता है, आपको सर खोलना पड़ता है। जब उसकी बारी आती है ना, तो फिर जो हमारे जहाँबानी के शौकीन हैं ना, वो पीछे बैठ जाते हैं और ऐसे ग्रुप्स जो हैं, जो नॉन स्टेट एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, वो हमने तैयार रखे हुए हैं। उनको हम कहीं भिजवा देते हैं, कभी कहीं भिजवा देते हैं, क्योंकि खुद हमने तो जंग करनी नहीं। तो मेरा सवाल ये है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हम ये मुनाफिकत क्यों करते हैं? जब हमने जंग करनी नहीं है तो हम जंग का सा माहौल पैदा करके अपने मुल्क के लिए हालात क्यों हर वक्त ख़राब रखते हैं? आप चाइना की एग्जांपल मैं फिर दूंगा। चाइना ने आज तक आपने देखा कि ताइवान को कभी धमकी दी हो या अमेरिका को कभी बढ़ के मारी हो, वो एक आध स्टेटमेंट कभी कभार देता है और अमेरिका को पता चल जाता है कि चाइना इज सीरियस। हम रोज़ाना बढ़ के मरवाते रहते हैं, कभी कोई कौंसिल आ जाती है सड़कों पे, कभी कोई आ जाती है। मुझे 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा, मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करूं कि आपने बड़ी अच्छी ये सवाल पूछा है। ये दिल का हमारे जो, अगर आप पूरे मसाइल की जड़ देखें ना, वो इसमें है कि हम ये वाली पॉलिसी जब तक इस मुनाफकत से नहीं निकलेंगे, हमें चाहिए कि हम डिक्लेयर कर दें हमने जंग नहीं करनी, लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो फिर हम किसी को नहीं, फिर जो कर सकते हैं वो करेंगे। ये हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, सिंपल। लेकिन ये हर एक के साथ शरारतें करना, दूसरे का गैराज फतह करने के लिए अपने घर का मैं ड्राइंग रूम भी तबाह कर दूं, बेडरूम भी तबाह कर दूं, सारा घर ही तबाह कर दूं, बच्चे मेरे बाहर सड़कों पर रुल रहे हों, ये मुनासिब पॉलिसी नहीं है। तो इसलिए हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस पे ठंडे दिल से सोचना चाहिए और लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। ठंडे दिल से और लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए इसार साहब, लेकिन सोचा तो ऐसे ही गया था, ठंडे दिल से बड़ा सोचा था, बड़ी मीटिंग्स हुई थी, नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, लॉन्ग टर्म ही सोचा गया था, मगर इतने थोड़े अरसे में ये यू टर्न क्यों लिया गया, ये नरम गोशा क्यों पैदा किया गया? देखिए मैम, बात यह है कि कामयाबी के 100 बाप होते हैं और नाकामी की कोई मान नहीं होती। ये जो पॉलिसी थी अगर काम कर जाती तो आज ये होता कि ये बेहतर फ़ैसला था, हमने उनको टीटीपी को गुंजाइश दी और उनको हमने बसने का मौका दिया ताकि वो हमारे इस धारे का हिस्सा बन जाएं। अब अगर ऐसा नहीं हो सका तो जाहिर है जिन्होंने ये ऐसा किया, इसका मतलब वो सोची समझी पॉलिसी थी कि शायद इससे कामयाबी डेफिनेटली। एक चीज़ तो मैं आप सीखा कुछ नहीं, मतलब हमने माजी से नहीं सीखने की जहाँ तक बात है, जाहिर है वक्त के साथ साथ तरजीहात बदलती हैं, वक्त के साथ साथ पॉलिसीज़ बदलती हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं उनको सामने देख के पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। कोई एक हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि बना के रख दी यही हमेशा के लिए इम्प्लीमेंट होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी ये पॉलिसी नरम रवैया अपनाया गया या जो भी हुआ, डेफिनेटली ये सिर्फ एक पॉलिटिकल फैसला तो नहीं था, इसके पीछे इदारे खड़े थे और इदारों ने ही इस फैसले को जी, करके इस पे इम्प्लीमेंट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि बजाय ये कि हम हम हर वक्त एक ही तरफ उंगली को रख के बात करने के, बेहतर ये है सर हम तो हुकूमत और रियासत की पॉलिसी की बात कर रहे हैं। जी मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ और मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब हम हुकूमत और रियासत की बात करते हैं तो इंडिविजुअल का गिरेबान पकड़ने के बजाय हमें उसके जो वो एक मुकम्मल सेटअप होता है उसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक इंडिविजुअल का फैसला सर हेड ऑफ द स्टेट पर तो सवाल उठेगा। जिस वक्त कोई पॉलिसी बनाई गई होगी उस वक्त जो हेड ऑफ स्टेट होगा उस पर तो बात होगी। तो फिर नवाज शरीफ कारगिल की जंग अपने ओन क्यों नहीं करते? वो हेड ऑफ द
स्टेट थे। अब उसके माजी में जाएंगे तो कहानी कहीं और जाएगी। आप तो खुद सब कहते हैं कि फिर वो कारगिल जो था वो तो वक्त के हुक्मरान को बताए बगैर कर दिया गया था। वो यानी कि फिर इसका मतलब हेड ऑफ द स्टेट नहीं थे, वो सो रहे थे, पाए खा के सो गए थे। एग्जैक्टली। फिर अगर वो ओन नहीं कर रहे तो फिर वो हेड ऑफ द स्टेट कहाँ थे? यही तो सवाल आज आप एक हेड ऑफ द स्टेट करके उसका गिरबान पकड़ने निकले। मैं तो आपको कह रही हूँ कि वो भी सवाल है, ये भी सवाल है, और यही ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट ऐसे ही होते हैं बस। चलें जी, अब सार साहब को मौका मिल गया है ना। मैं ये कहना चाह रहा था कि जी सर, वो कहेंगे जी कहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, हमने सबक नहीं सीखा। जो इसार साहब कह रहे हैं कि शायद ये पॉलिसी कामयाब हो जाती तो हम सब ये कहते, मेरा ये ख्याल है और बहुत सारे लोगों का ख्याल है। आप केपी में देख लें, ANP देख लें, अली वज़ीर देख लें, मोहसिन दावड़ देख लें, मंजूर पश्तीन देख लें, वो सब इस पॉलिसी की मुखालफत करते हैं क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली सफ़र किया है। ये पॉलिसी शुरू हुई थी जब रशियन फ़ौज ने विड्रॉ किया अफ़गानिस्तान से, तो उस वक्त यहाँ पाकिस्तान में एक सवाल उठा था, शायद आप उस वक्त आपकी पैदाइश भी ना हुई हो, और ये बहुत बहस हुई थी यहाँ पे कि ये जो ग्रुप सब बने हैं मुजाहिदीन के, इनका क्या करना है। तो ज़ियाउल हक ने कहा हम इनको कश्मीर भेजेंगे, हम कश्मीर फतह करेंगे। 35 साल हो गए हैं ज़ियाउल हक को गए हुए इस दुनिया से। 35 साल में हमने कश्मीर का 1 इंच लिया नहीं, दिया है। हमने अपनी पोजीशन कमजोर की है। तो वो ग्रुप्स जो, और उसके बाद बार बार इनको कौमी धारे में लाने की कोशिश की गई। सवात में जो सूफी वली मोहम्मद की तहरीक थी, वो देख लें आप, उनके साथ कभी भी ये मुआहदे कामयाब नहीं हुए। हम इनको यूज एंड रीयूज और मिसयूज सब कुछ करते हैं। हमने सबक नहीं सीखा। ठीक है जी, हमने सबक नहीं सीखा, हमें सबक सीखना चाहिए। एग्रीड। जी शहजाद साहब, मुख्तसरन कहिए, अगले मामले की तरफ बढ़े हम। जी सर। ओह अच्छा, अगला मामला है। अच्छा, मैं क्विकली कह देता हूँ। देखिए, हमें ये फैसला करना है कि अफगानिस्तान हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है। पाकिस्तान के तल्लुकात अफगानिस्तान के साथ कैसे होने चाहिए, ये फैसला कर लीजिए। अच्छा, अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दरमियान में 5वें सूबे के लिए नहीं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए नहीं, सिर्फ एक पड़ोसी होने की खातिर उसकी वजह से हमारे तल्लुकात अफगानिस्तान से ख़राब हो रहे हैं और अफगान हुकूमत खुद से उनको काबू नहीं कर पा रही, तो पाकिस्तान को फिर कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। जो सोचा गया, क्या उसने काम किया? नहीं काम किया। आपको कुछ और सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए आपको। और फिर साथ ही साथ एक अपोजिंग स्ट्रेटजी है जो टेररिज्म के खिलाफ थी। आपने टेररिज्म को किस तरीके से साइडलाइन कर दिया, लेकिन उसके बावजूद मैं एग्री करता हूं इस चीज से कि आपको सोच को जरूर सोच आती है दिमाग में कि अफगानिस्तान के साथ मामला अगर खराब हो रहे हैं तो किस तरह ठीक किए जाए। तो मेरा ख्याल है आज भी यही इश्यूज हैं, इसके ऊपर आपके बहस कीजिए, खुल के बहस कीजिए, लिखिए इन चीजों के बारे में। मेरा ख्याल है वो ऐड करता है लोगों की समझ और बूझ के अंदर। दुरुस्त हो गया। एक आखिरी मामला जिसकी जानिब बढ़ेंगे वो है वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास। गुज़िश्ता साल अप्रैल में मुंतखब हुए, जब हुए उस वक्त से ही मुतनाज़ शख्सियत के तौर पर वो सामने रहे हैं। वजह शोहरत एक ऐसे अरबपति सियासतदान की है जो अपने सरमाए के दम पर सियासत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब साबिक उस्मान बुज़दार के स्पेशल असिस्टेंट भी रहे हैं। उस वक्त भी अदालतों ने उनकी गैर अखलाकी हरकत का नोटिस लिया था। मुतनाज़ बयानात और इंटरव्यूज़ की वजह से भी तनकीद की जद में रहते हैं। दूसरे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं। 25 जुलाई के इंतखाब के बाद यानी पौने 2 साल में उनको आज बड़ी कीमत अपने इन मुतनाज़े बयानात की अदा करनी पड़ी है। तौहीन अदालत लगाई है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने असेंबली रुकनियत से नाअहल करके उनको डी-सीट कर दिया गया है और वजाहत उनसे मांग ली गई है। नोटिस उन्हें जारी कर दिए गए हैं। सवाल रखेंगे, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट से नाअहल करार, PTI के पास वाज़ेह अक्सरियत, क्या आज़ाद कश्मीर को कोई अहल वज़ीर आज़म मिल पाएगा? मुख्तसरन रखते हुए 1-1 मिनट के अंदर आप जवाब दीजिएगा। हसन साहब। मैंने तो देखें, हम अहलियत ना अहलियत से मावरा हो चुके लोग हैं। अपना उठा के देख लो आगा पीछा सारा। यहाँ हम लोगों की गाड़ी ढलान पे है, ब्रेकें फेल हो चुकी हैं, और ड्राइवर अहल हो या ना अहल हो, जादूगर नहीं होता। मोटी बात। अहल होगा क्या कर लेगा, ना अहल होगा तो मजीद क्या बिगाड़ लेगा। हम तो कुदरत के सहारे चल रहे हैं और एक फितरी अंजाम के मुंतजर हैं। बस अहल होगा ना अहल होगा। ठीक है, माना ठीक है। अब सार साहब, ये पौने 2 साल में 2 वजीर आजम चले गए, अब तीसरा तलाश किया जाएगा। माजी में हमेशा इस्लामाबाद का किरदार रहा है, क्या माजी से सबक सीखते हुए आपकी हुकूमत गुरेज करेगी?
इस्लामाबाद का किरदार बदकिस्मती से बहुत बुरा रहा है कश्मीर के मामलात को हैंडल करने में माजी में। मैं इसलिए इस्लामाबाद को तो कोई नंबर नहीं दूंगा इसमें। आपको पता है मैं इस बात का मुखालिफ हूँ कि कोई भी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अदालत के ज़रिए या मिलिट्री कू के ज़रिए निकाला जाए, तो उस उसूली बात पर तो मैं अभी भी कायम हूँ। लेकिन इशू ये है कि मुझे खुशी होती कि इस तरह का नाअहल वज़ीर-ए-आज़म अदम एतमाद के ज़रिए आज़ाद कश्मीर की असम्बली जो है वो ख़ुद निकालती। अगर उन्होंने पहला वज़ीर-ए-आज़म बदल दिया था तो इसको भी बदल देते, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर-ए-आज़म ना सिर्फ कश्मीर के दामन पे धब्बा था बल्कि पाकिस्तान के कश्मीर मौक़िफ़ पे भी धब्बा है। आप दुनिया को या इंडिया के मकबूजा कश्मीर में लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं इस तरह का वज़ीर-ए-आज़म लगवा के। और जिसने लगवाया था मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन आप मजाक अपने मौक़िफ़ का मजाक बनाते हैं, आप अपने लोगों को डिस्करेज करते हैं कि वो कश्मीर के लिए खड़े हों या कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करें इस तरह के शख्स को कश्मीर का नुमाइंदा बना के। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपना ऐसा नुमाइंदा मुंतखब करें जो कम से कम प्रेजेंटेबल तो हो, कम से कम बात तो होशोवास में क्या अहल वज़ीर-ए-आज़म मिल पाएगा? अगर तो तनवीर साहब आप कहिए। देखें, बात यह है कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें, हाई कोर्ट ने उन्हें जो है हटाया है। उन्हें तो ये चाहिए कि उन्हें अपनी असम्बली में जाके चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई तहरीक शुरू कर देनी चाहिए। पाकिस्तान से सबक सीखें, तो जमहूरियत का सबक सीखें, अपनी पार्लियामेंट में जाएं, चीफ जस्टिस को कहें भाई तू कौन हो नस में नुफारा कराना, अपनी बना के उनके खिलाफ बैनर उठाएं, पोस्टर उठाएं, असम्बली के अंदर लहराएं, चीफ जस्टिस के खिलाफ खुल के बयानात दें। तगड़ी होनी चाहिए असम्बली। चीफ जस्टिस की क्या मजाल है कि वो कुछ कर जाए। जी शहजाद साहब हैं हमारे साथ? शहजाद साहब हमारे साथ नहीं, अफसार साहब भी नहीं है। शहजाद साहब आप हैं? जी बिल्कुल। जी शहजाद साहब कहिए, क्या अहल वज़ीर-ए-आज़म मिल पाएगा? मेरी आवाज़ आप बंद करते देते हैं बार बार। अच्छा, वो यूं है कि देखिए, अगर तो तनवीर साहब अहल थे तो फिर इस तरह का एक अहल और भी मिल जाएगा उसी असेंबली में से। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि क्या उसी असेंबली में से जो कि मुंतखब असेंबली है, तो फिर कोई घबराने की बात नहीं है। जापान, ताइवान और साउथ कोरिया की तारीख भरी पड़ी है जब असेंबलियों के अंदर वज़ीर-ए-आज़म बार बार बदले गए। हमें उससे डरना चाहिए कि जहां असेंबलियां खत्म कर दी जाती हैं, तहलील कर दी जाती हैं, वो नहीं हो रहा। असेंबलियों के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, तो ये एक इम्प्रूवमेंट है, बेहतरी है। अल्लाह करे कि इससे भी बहुत बेहतर इनके मामलात हों। ठीक है जी, मैं चारों मेहमानों ने राय अपने सामने रखी। इस्लामाबाद के मामले को भी लेकर आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।